हेलो स्टूडेंट, आज सिविक्स चैप्टर इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर हम बेटा इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और ये भी जानते हो कि लगभग ये हमारा चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंप्लीट हो चुका था। इनके क्वेश्चन आंसर भी हम क्लास में लिखा चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बाद में। इससे जो पहले आपके पास वीडियो भेजी गई है उसमें हमने पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में बात की, और पॉपुलर पार्टिसिपेशन में ये कहा था हमने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और भारत में इलेक्शन के बारे में बात की थी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लोग अगर कंपेयर करें यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से, तो वहाँ से ज़्यादा हमारे यहाँ पर लोगों में पार्टिसिपेशन की भावना होती है। वोटिंग के लिए घर से जाते हैं, वोट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जो चुनाव होते हैं, वेदर बी इट नेशनल इलेक्शन और द स्टेट इलेक्शंस, most of the eligible voters, they go out of the house and they use their voting right। ठीक है ना? क्यों? देखते हैं अभी भी जो हमारे इलेक्शंस हुए हरियाणा के अंदर, वो भी वोटिंग परसेंटेज अच्छी खासी रही है। 70% के लगभग वोटिंग टर्नआउट रहा है। और जो ये वोटिंग टर्नआउट की मैं बात कर रहा हूँ, वोट डालने के लिए जो लोग जा रहे हैं बेटा, ये ज़्यादातर गरीब तबके के लोग जाते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत में डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ की पब्लिक सिटीजन्स फेल करते हैं। उनको लगता है कि देखो ना, कभी कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे, तब आपको लगता है कि आपका वोट वैल्यू करता है, मैटर करता है, और आप जो वोट डालोगे उसके हिसाब से सरकार बनकर आएगी। ठीक है ना? और वो आपके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आएगी, तभी तो वोट कोई किसी देश में कोई वहाँ के एलिजिबल वोटर्स वोट डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा हमने पॉपुलर पार्टिसिपेशन में कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग अपने वोट का, मताधिकार का यूज करते हैं। ठीक है ना? और दूसरे देशों के साथ हमने कंपेयर भी कर लिया। अब हम देखते हैं आगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, कि जो यहाँ पर रिजल्ट रहता है उसको यहाँ के लोग किस तरह से स्वीकार करते हैं। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट रहता है, इसको स्वीकार भी करते हैं या नहीं करते हैं। और द आउटकम ऑफ द इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर आप देखोगे तो जो भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, उनका रिजल्ट ही अपने आप में बता देता है कि लोगों का फेल है। किस तरह से फेल है इलेक्शन के अंदर? आप बात कर लो बेटा कि देखो, जब भी देखो ना, अगर तो चुनाव हो रहे हैं, अगर जो रूलिंग पार्टी है, मान लो कि रूलिंग पार्टी आज के दिन बीजेपी है, और चुनाव होने के बाद में भी बीजेपी ही बनी रहती है, और ये कई इलेक्शंस के अंदर ऐसा होता रहता है, तो हमको लगेगा कि चुनाव जो है फ्री एंड फेयर नहीं होता है। जो रूलिंग पार्टी है उसका दबदबा चलता है। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भारत में रूलिंग पार्टी कई बार हमने चुनाव हारते हुए देखा है। अभी ये बात ठीक है कि 2014 से ये बीजेपी का ही रोल चला आ गया। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनी, और अभी 2024 के इलेक्शंस में भी बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन आप देखोगे कि वोटिंग जो टर्नआउट है बीजेपी के लिए, अभी उतना वोटिंग टर्नआउट नहीं है जो पहले होता था। वो काफी ग्राफ गिरा है। ठीक है ना? और इससे पहले आप देखते थे कि कांग्रेस लेड कोalition गवर्नमेंट थी। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना? तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले आप यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट देखते थे। ठीक है ना? तो लगातार हम देखते हैं कि भारत के अंदर इलेक्शन के अंदर जो रूलिंग पार्टी है वो हारती है।
हारने का मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी हारी है, तो आपके यहाँ पे जो इलेक्शन है दैट इज फ्री एंड फेयर, ठीक है ना। वो इलेक्शन कैसा है बेटा, फ्री एंड फेयर है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होते तो रूलिंग पार्टी नहीं आती। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के आउटकम में हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, जिसके पास में पैसा है, मनी है, वो इलेक्शन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की ताकत तो रखता है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस करने से किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो पार्टी या फिर ताकतवर नेता जीत सकता है, पूरे देश में नहीं जीत सकता। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से इलेक्शन जीत के आ जाए, मनी एंड मसल्स पावर की वजह से, ये कम ही होने को मिलता है। तो हम मतलब ये है कि इसमें मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की है कि भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, अगर इसका पास्ट 25 इयर्स 30 इयर्स का रिकॉर्ड देखें तो जो रिजल्ट का आउटकम रहता है, रिजल्ट जो आता है, उसका परिणाम निकलता है, उसको मोर और लेस हम उसकी फेयरनेस के ऊपर कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो रूल कर रही होती है वो पार्टी, वो इलेक्शन में हारती है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सिटिंग एमपी वगैरह है, सिटिंग एमपी का मतलब बेटा मेरा बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पहले जीत के आते हैं, वो हर उससे अगले चुनाव में भी जीत के आते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में बेटा ऐसा नहीं है। भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि हाफ ऑफ द एमपीज, लगभग जो चेहरे हैं जो चुनाव पिछले बार जीत के आए थे, उसमें से 50% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलएस हैं, वो अगली बार में नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। चुनाव के अंदर आपने अभी भी देखा, हरियाणा के अंदर जो चुनाव है उसको देख लीजिए। हरियाणा के अंदर ये बात सही है कि बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी वो सारे जो एमएलएस जो पिछली बार थे या फिर जो मिनिस्टर्स थे, वो इस बार कई सारे नहीं जीत के आए। तो अपने आप में दिखाता है कि सरकार तो रूलिंग पार्टी बीजेपी की थी हरियाणा के अंदर, फिर भी रूलिंग पार्टी के वो मेंबर नहीं जीत पाए जो पिछले बार मिनिस्टर्स थे। इसका मतलब इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में भी सेम आपको दिखाई देता है। पार्लियामेंट के भी लगभग 50% लोग जो पिछले बार जीत के आए थे, वो ना आके नए इलेक्शन जीत के आए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, यानी कि जो सरकार के अंदर सरकार जिस पार्टी की होती है उसको भी हार का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरे देशों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पर वो बार बार जीत के आ सकते हैं। तो हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अब ये तो मैंने अपने देश के इलेक्शन की प्रशंसा कर दी, आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हमने बता दिया कि यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरे होते हैं। और साफ सुथरे क्यों होते हैं कि सरकार जिसकी होती है अगले बार मतलब उससे नेक्स्ट इलेक्शन में उसी के रूलिंग पार्टी के कई सारे मिनिस्टर्स या जो जीत के आए हुए एमएलएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। हमने दूसरे देश आपके यूएसए से भी कंपेयर करके दिखाया। अब हम देखते हैं कि भाई इतना तो साफ सुथरा नहीं है जितना कह रहे हैं, भारत के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या क्या है हमारे देश में। हम बोल रहे हैं कि इतने अच्छे तो चुनाव नहीं होते, चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ भी, इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होते। तो क्यों नहीं होते उसके बारे में बात कर रहे थे कि भारत के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट और द पार्टी विद लॉट ऑफ मनी। भाई जिस पार्टी के पास में या कैंडिडेट के पास में पैसे होते हैं, विद लॉट ऑफ मनी, जिस भी पार्टी के पास कैंडिडेट के पास में पैसा होता है वो उसका अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में तो कामयाब हो ही जाता है। आप देखते हो कि पार्टी या कैंडिडेट
आपने देखा है गांव के अंदर भी जो सरपंच के चुनाव होते हैं या जिला पार्षद के चुनाव होते हैं, कुछ कैंडिडेट या पार्टी, बड़ी पार्टी, ये एडवांटेज जाता है बड़ी पार्टी को, वो अपने पैसे के बल पे चुनाव के निर्णय को बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमने पहले कहा कि इलेक्शंस भारत के अंदर बहुत साफ सुथरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा कुछ समस्याएं तो है। तो कुछ समस्या में से पहली समस्या की बात करें, कैंडिडेट ऑफ पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट या आउटकम ऑफ एन पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहीं कहीं पर ऐसा कर पाते हैं। दूसरा है कि भैया हर पार्टी, मेरे प्यारे बच्चों, हर पार्टी कोशिश करती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, जिनका क्रिमिनल कनेक्शंस है, उनको भी वो कंटेस्ट करने के लिए टिकट देती है। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट गोज टू द क्रिमिनल बैकग्राउंड। इससे क्या है भाई, देखो कोई भी जिसका अपराधी बैकग्राउंड है वो चुन के आएगा तो वो क्या करेगा भाई, अपराधी को बचाएगा। किसको बचाएगा बेटा? क्या बढ़ेगा उससे? अपराधी तो बढ़ेगा ना, क्राइम बढ़ेंगे। तो सभी पार्टी, वेदर इट बी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, किसी पार्टी का हमको नाम नहीं लेना इधर, लेकिन सभी पार्टी एक जैसे हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनका है उनको भी वो टिकट देती है, क्योंकि बट इनका भी क्या है, हर पार्टी यही चाहती है कि जो कैंडिडेट खड़ा हो जीत के आए, और जीतने के लिए वो शाम दाम दंड भेद सारे कारनामे अपनाते हैं। तो कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड कनेक्शन, ऐसे को भी पार्टी कंटेस्ट करने के लिए देती है, उनका टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और देश में तो भैया जब ऐसे लोग चुन के आएंगे तो आप लगा लो अंदाजा क्या होने वाला है। नंबर थर्ड नंबर मेरे प्यारे बच्चों, कि सम फैमिलीज डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज। बड़ी बड़ी पार्टी है, आप मैं फिर आपको क्लास में तो हमने लेके सभी पार्टी का नाम लेके बताया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की हो या फिर हमारे और अलग अलग पार्टी की बात की है, कि एक ही पार्टी के कितने, उसी परिवार से कितने मतलब मेंबर्स हैं जो पार्टी के अंदर रहते हैं, या समय के साथ में जो बड़ा लीडर है वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनके बाद में उनका पुत्र, फिर उसके बाद में उसका पुत्र। तो ये डायनेस्टिक जो चला रहता है ना, वंशवाद है, ये वंशवाद भी भारत में देखने को मिलता है। ठीक है ना? बाकी देशों में इतना नहीं है, हमारे देश में डायनेस्टिक जो है रूल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं फिर हमको लगता है कि भाई ये तो इसे तो मोनार्क का शासन नहीं देखता, राजा का ही, ठीक है ना, ये तो राजा का ही है, आज भी तो ऐसा ही चलता है। नंबर 4 आ जाता है, स्मॉलर पार्टीज एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज। भैया मेरे प्यारे बच्चों, जो बड़ी पार्टियां हैं उनको तो एडवांटेज होता है, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन द इलेक्शन। क्या बात समझते हैं? तो उनकी वजह से जो स्मॉलर पार्टी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब है जो किसी पार्टी से जिसका कोई नाता ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बट ये उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होता है कई बार, क्योंकि पार्टी बहुत सारा पैसा खर्च कर सकती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास में उतने पैसे होते नहीं, तो दे मिस द इलेक्शन, दे हैव टू लॉस द इलेक्शंस, और उनसे काफी लॉस होता है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस टू द ऑर्डिनरी सिटीजंस। भाई मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी सिटीजंस के पास में कोई चॉइसेस नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, जितनी भी पार्टी है वो पॉलिसीज के मामले में देख लो, पॉलिसी के मामले में देख लो, प्रैक्टिस के मामले में देख लो, उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस एक जैसी है। देखो हर पार्टी बोलेंगे कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द फलानी पार्टी, हमारी पॉलिसीज अलग है, हमारे प्रैक्टिसेस अलग है, हम देश के डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करेंगे। बट अल्टीमेटली जब इलेक्शन के बाद में रिजल्ट आने के बाद जब दे स्टार्ट रूलिंग ओवर द कंट्री और इन स्टेट, तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में सारी पार्टियां एक बराबर निकलती हैं, ऑल दे आर करेक्ट। ठीक है ना? उनके
जो गरीब लोगों के लिए उनके पास वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, ठीक है ना। इलेक्शंस के अंदर मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उनके पास देखने को कुछ नहीं है। तो बेटा आज हमने यही करना था, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये लास्ट दो टॉपिक थे, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। जब आएंगे हम अगले तो शायद हम स्कूल के अंदर ही आपकी क्लास लें और फिर उसके अंदर हम सिविक्स को ही कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है ना। तब तक ये चैप्टर पूरा आपका तैयार हो जाना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, आप बहुत रेस्ट कर चुके हो। अब एंजॉय करने के साथ में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि आते ही हमने आपका एक टेस्ट लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और उस टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस कर लो। आपको पता है टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। आप पूरा आपके जो चैप्टर हो चुका है, चाहे क्लाइमेट चैप्टर की बात करेंगे ना, तो क्लाइमेट चैप्टर भी कर लेना। आपको पता है कि यूटी आने वाला है, ये वाला चैप्टर भी कर लेना। द राइज ऑफ हिटलर भी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा? द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है ना। चैप्टर करके तैयार होके आ जाओ, 25 को फिर क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय।